जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा चार न्यूट्री चार और सभी को प्रणाम। और मेरा नाम नीरजा सिंह है और मैं हूँ तो बिहार से, पर रहती मैं दिल्ली में हूँ। और मैं इस बिजनेस की सेकंड जनरेशन हूँ, क्योंकि ये बिजनेस मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया था। बहुत शिद्दत थी उनके अंदर इस बिजनेस को करने की। इस बिजनेस से वो इतना ज्यादा प्यार करते थे कि इस बिजनेस के अलावा उनको कभी कुछ दिखता ही नहीं था। जब से वो इस सिस्टम में आए, इस बिजनेस से जुड़े, उनको कुछ नहीं नजर आता था, उनको सिर्फ आरसीएम नजर आता था। क्योंकि जो लीडर होता है ना, वो बहुत दूर की देखते हैं। और मेरे हस्बैंड में भी एक काबिलियत थी कि वो बहुत दूर की देखते थे। उनको पता था कि ये सिस्टम कितना अच्छा है और आगे जाके मुझे सिस्टम से कितना बेनिफिट होने वाला है। तो मेरे हस्बैंड बिजनेस से बहुत प्यार करते थे, बहुत लगन थी उनके अंदर इस बिजनेस को करने की, बहुत जुनून था उनके अंदर इस बिजनेस को करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एक घटना घट गई, जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विपिन जी एक दिन हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। और जब वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो बिल्कुल ये समझ में नहीं आया कि हमारे साथ क्या हो गया। बिल्कुल ही अंधेरा छा गया आंखों के सामने कि अब मैं कैसे अपना घर चलाऊंगी, कैसे क्या करूंगी, कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी, घर संभालती थी, बच्चे संभालती थी, इसके अलावा दुनिया देखी नहीं थी, बाहर निकलना नहीं हुआ कभी। क्योंकि सब कुछ हस्बैंड थे तो सब कुछ हस्बैंड ही संभालते थे, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन जब विपिन जी गए तो बहुत आंखों के सामने अंधेरा छाया। लेकिन उस मुसीबत की घड़ी में, उस तकलीफ की घड़ी में, जब सब आपका साथ छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं देगा, उस वक्त ये आरसीएम खड़ा था मेरे साथ। ये आरसीएम की ताकत थी जो ये मेरे साथ खड़ा था। क्योंकि आप सोच के देखिए कि जो महिला हाउसवाइफ है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, अगर उसके साथ एक घटना घट जाती है कि उसके हस्बैंड इस दुनिया से चले जाते हैं, तो वो महिला अपना घर कैसे चलाएगी? अगर उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो कैसे चलाएगी? जाहिर सी बात है वो अपने रिश्तेदारों पे डिपेंड रहेगी, अपने जानने वालों पे डिपेंड रहेगी। लेकिन भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड की मेहनत के कारण मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड वाकई इस बिजनेस से बहुत प्यार करते थे। और सब लोगों की जैसे नॉर्मल लाइफ चलती है, वैसे मेरी भी नॉर्मल लाइफ चल रही थी। मुझे नहीं पता था कि आगे चल के ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन आज से कुछ साल पहले की बात बताऊं, जब ये सिस्टम हमारे जीवन में आया, उस वक्त मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट टीचर थे। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करते थे और शाम में वो कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाया करते थे। उस वक्त ये सिस्टम हमारे जीवन में आया। और जब ये सिस्टम हमारे जीवन में आया तो सबसे पहले जो खिलाफ खड़ी थी वो मैं ही खड़ी थी उनके, कि आप किस बिजनेस के चक्कर में पड़े हो? आप अच्छा भला स्कूल से कमा तो लेते हो, अच्छा भला कोचिंग सेंटर से पढ़ा के पैसे आ तो जाते हैं कि हमारा अच्छे से घर चल जाता है, तो आपको क्या जरूरत है किसी और बिजनेस में जाने की? और ये नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, उस वक्त तो वैसे भी इतनी समझ नहीं थी। तो उस वक्त मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट में नहीं थी और मैं उसे ये कहती थी कि आप किस बिजनेस के चक्कर में पड़ गए। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो शुरुआती रिजल्ट बहुत ही कमजोर रहते हैं। इस बिजनेस के शुरुआत में कोई रिजल्ट नहीं आता। जब आप बिजनेस से जुड़ते हैं तो आप देखेंगे कि 1-1.5 साल 2 साल आपको इस बिजनेस में कोई खास रिजल्ट नहीं आएगा। शुरू के 2 साल तो ये बिजनेस नौकरी से कंपैरिजन भी नहीं कर पाती, नौकरी से ये बिजनेस हार जाती है। क्यों? क्योंकि जो नौकरी करता है वो ये तो देखता है कि मुझे 31 तारीख को 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी आ रही है। लेकिन यहाँ से 31 तारीख को क्या आ रहा है? यहाँ से 31 तारीख को मुझे 31 रुपए भी नहीं आ रहे हैं। तो शुरुआत में ऐसा होता है कि हमारी मेहनत बहुत लगती है और हमें इनकम आती हुई नहीं दिखती। यही चीज हमारे साथ हुई थी। विपिन जी को मैं देखती थी कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन वो इनकम नहीं आ रही है। जो उन्होंने स्कूल से पढ़ा के जो इनकम आती थी या कोचिंग सेंटर से जो पढ़ा के आती, उसके मुकाबले में ये इनकम बहुत ही कम थी। कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000 इस तरह की इनकम आया करती थी। तो मैं तो इस बिजनेस के बहुत ही खिलाफ थी, क्योंकि घर चलाने के लिए एक महिला को पैसे तो चाहिए ना।
घर कैसे चलाएगी एक महिला? तो पैसे तो चाहिए ना। तो मैं इसलिए उनको बोलती थी आप किस बिजनेस के चक्कर में पड़े हो, और आप दोस्तों को बताते हैं वो मना कर देते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं वो तो सबसे पहले मना करेंगे आपको, बाकी लोग तो जुड़ भी जाए लेकिन रिश्तेदार आपको सबसे पहले मना करेंगे। तो रिश्तेदारों को बताते थे, उस वक्त वो बात उनके समझ में नहीं आती थी, वो भी मना कर देते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी अपना हौसला नहीं खोया, लोगों की नेगेटिव बातों में कभी नहीं आए, और वो इस सिस्टम में काम करते गए और रॉयल्टी तक पहुंचे। और उसी रॉयल्टी के कारण आज मैं आप लोगों के बीच खड़ी हूँ। उसी रॉयल्टी के कारण आज मेरा घर चल रहा है, क्योंकि रॉयल्टी हर किसी को नहीं मिलती। जो यहाँ बैठे आरती में सबको पता है कि जो हमारी भारत सरकार है वो सिर्फ 3 लोगों को ही रॉयल्टी देती है, सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर को, और किसी को रॉयल्टी नहीं मिलती। और इसमें से भी उन्हीं सिंगर, उन्हीं साइंटिस्ट को मिलता है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो बहुत अच्छी बुक लिखते हैं। उनकी बुक जब तक पढ़ी जाएगी तब तक उनके घर में इनकम आएगी। अगर कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई अच्छा आविष्कार किया है, जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ था, और जब तक लोगों के घर में बल्ब जलेंगे तो उनके घर में रॉयल्टी जाती रहेगी। उसी तरीके से हमारी आरसीएम जो है हमें 4थी रॉयल्टी दे रही है, और वही 4थी रॉयल्टी मुझे मिल रही है। रॉयल्टी का मतलब होता है कि काम करें एक बार और पैसे आए बार बार। ऐसा कोई काम है क्या जो आप काम करें एक बार और पैसे आए बार बार? रॉयल्टी एक ऐसी चीज है कि आपके जीवन के साथ भी है। आप किसी वजह से अगर काम नहीं कर पाते हैं तो भी आपके घर में इनकम आएगी, और किसी कारणवश अगर आप दुनिया से चले जाते हैं तो भी आपके घर में इनकम आएगी। तो ऐसा कोई काम है यहाँ पर? तो आरसीएम के अलावा ऐसा कोई काम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के इसके अलावा ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके घर में रॉयल्टी लेके आए या आपके जाने के बाद भी इनकम लेके आए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। जैसे कि मैं सर से मैंने उस दिन मीटिंग हुई थी और मैंने इनको एक स्टोरी सुनाई थी शतरंज वाली। मैं ये स्टोरी में आपको फिर से सुनाना चाहूंगी कि एक राजा होता है और उसे शतरंज खेलने का बहुत शौक होता है। तो वो कहता है कि उस इंसान को लेके आओ जिसने ये शतरंज बनाया है। तो बहुत सारे लोग ढूंढते हैं और उस इंसान को लेके आते हैं जिसने शतरंज बनाया होता है। तो उससे पूछा जाता है कि तुमने ये खेल कैसे बनाया, तुमने ये गेम कैसे बनाया? तुम तो बहुत ही समझदार व्यक्ति हो जो तुमने ये गेम बनाया, तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे मांगो कि तुम मुझसे क्या मांग सकते हो। तो उसने कहा कि राजा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो शतरंज बनाया है उसके 64 खाने हैं। उस 64 खाने पे आपको पहले खाने पे 1 चावल रखना है, दूसरे पे 2 रखना है, तीसरे पे आपको 4 रखना है। ऐसे करते करते आपको डबल रखना है। तो राजा जी कहते हैं कैसा मूर्ख व्यक्ति है। मैं तो सोच रहा था कि ये बहुत ही समझदार व्यक्ति है जो जिसने ये शतरंज जैसा खेल बनाया है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी समझदार व्यक्ति नहीं। ये मांगने को मेरे से हीरा जवाहरात, जमीन जायदाद कुछ भी मांग सकता था, लेकिन ये मेरे से क्या मांग रहा है? सिर्फ मामूली से चावल के दाने मांग रहा है ये मेरे से। तो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले खाने में 1 रखे गए, दूसरे में 2 रखे गए, तीसरे में 4 रखे गए, चौथे में 8 रखे गए। डबल का सिस्टम चालू हुआ। जब डबल का सिस्टम चालू हुआ तो जो पहली लाइन की और पहली लाइन की दूसरी लाइन के 8वें खाने में पहुंचते हैं तो कुछ 100 तक पहुंचते हैं। 100, 200, 300 कुछ ऐसे ही चावल के दाने होते हैं 8वें खाने में। थोड़ा सा और नीचे पहुंचते हैं तो कुछ हजारों में पहुंचते हैं, थोड़ा सा कुछ और नीचे पहुंचते हैं तो करोड़ों में पहुंचते हैं। तो राजा को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी कि नहीं, ये आदमी मूर्ख नहीं है, ये आदमी बहुत ही दिमाग वाला आदमी है जो इसने बहुत ही चातुर तरीके से मुझे फंसाया इसके अंदर कि कैसे मैं राजा से चावल ले सकूं। और धीरे धीरे जब और नीचे पहुंचे, जब वो चावल डबल 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 होते गए तो वो इतने ज्यादा हो गए कि पूरी धरती में चावल बचे ही नहीं उस इंसान को देने के लिए। तो हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो हमारी आरसीएम कंपनी
आदमी है वो भी ऐसे ही काम करती है। आपने एक को जोड़ा, उसने 2 को जोड़ा, उसने 4 को जोड़ा, उसने 8 को जोड़ा, तो आपके कितने सारे हाथ हो गए काम करने के लिए। हम ये सोचते हैं कि हम अकेले काम करके अमीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ से अगर आप जुड़ते हैं तो टीम का पूरा सपोर्ट मिलता है, आपकी इतनी बड़ी टीम हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते कि 50,000 महीने के क्या, अगर अच्छे से आपने टीम बनाने तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कहीं नहीं गए यहाँ से। और बहुत सारे लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं इस फील्ड से। 1 साल 2 साल काम किया, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो एक बात बताइए, सचिन तेंदुलकर जो है उनको अपने प्रोफेशन पे कितना भरोसा था। जब वो इस फील्ड में आए तो उनको अपने प्रोफेशन पे कितना भरोसा था। जब साइना नेहवाल बैडमिंटन में आई तो उनको अपने प्रोफेशन पे कितना भरोसा था। जब सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर बनी तो उनको अपने प्रोफेशन पे कितना भरोसा था, कोई बता सकता है। 100 से के ऊपर भरोसा था उनको अपने ऊपर। अगर वही जाकिर हुसैन 2 साल तबला बजाने के बाद कहते कि मुझे इस प्रोफेशन में मजा नहीं आ रहा है, मैं तबला बजाने का काम नहीं करूंगा, मैं वायलिन सीखूंगा, तो क्या आज वो इतने महान तबला वादक बनते? नहीं बनते। अगर सचिन तेंदुलकर भी कहते हैं कि अरे यार मजा